हमें बात करनी है चेटी डायनेस्टी के बारे में। इसके लिए कुछ और भी वर्ड्स हैं जैसे कि चेटास, जैसे कि चेदी, और एक नाम और है महामेघ वाहन। जिस डायनेस्टी की हम बात करने वाले हैं इसके लिए एक नाम और दिया है महामेघ वाहन। और ये डायनेस्टी है कहाँ की? कलिंग की, यानी कि आज का उड़ीसा और उड़ीसा के अलावा और भी थोड़ा बड़ा एरिया मान सकते हैं। लेकिन कितना क्लियर कट एरिया है इसके बारे में कुछ हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स नहीं है सिवाय हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के, और वो भी बहुत क्लियर नहीं है। और उसमें भी जो बातें लिखी हुई हैं वो थोड़ा सा एग्जैगरेट मैनर में लिखी गई है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता। बट फिर भी जितना भी हमें और दूसरे रिलेटेड सोर्सेज से बात पता चली है उसके आधार पे यहाँ पे कुछ बातें हैं। तो देखिए, एक तो ये कि इस डायनेस्टी का फाउंडर जो है, यही जिस नाम से इस एक नाम हमने जो डायनेस्टी का और दूसरा दिया है वही इसके फाउंडर का भी नाम है, यानी कि महामेघ वाहन। और इसकी जो कैपिटल है वो थी सुक्तिमती। इसकी जो कैपिटल थी वो थी सुक्तिमती, उड़ीसा में ही। और भुवनेश्वर में जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है यही है सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स इस डायनेस्टी के बारे में जानने का। और ये इंस्क्रिप्शन बनवाया किसने था? खारवेल ने। और खारवेल ही एक ऐसा रूलर है जिसके बारे में इस डायनेस्टी का हमें थोड़ा बहुत पता है। बाकी इसके अलावा दूसरे किसी भी रूलर के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। और खारवेल के बारे में ये जानकारी है कि ये जैन रिलीजन के फॉलोअर थे, जैनिज्म इन्होंने अडॉप्ट किया था। अब जो इनके फाउंडर हैं यानी कि महामेघ वाहन, तो महामेघ वाहन ये तो हो गए फर्स्ट रूलर, और खारवेल के लिए बताया जाता है कि ये थे थर्ड रूलर। लेकिन अब इनके बीच में क्या रिलेशन था? क्या कोई इनका ब्लड रिलेशन था या वैसे ही इसके बाद नए मेंबर थे ये? इसके बारे में अपने को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें केवल जो बात पता है वो खारवेल के बारे में पता है, बाकी इस डायनेस्टी के किसी भी रूलर के बारे में कोई बात नहीं पता है। तो अब देखते हैं कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में है क्या। देखिए, बात ये, देखिए ये हमने जो पिक्चर ले रखा है ये एक सांकेतिक पिक्चर है। हमारे पास किसी सोर्स से किसी ऐसे रियल सोर्स से ये पिक्चर नहीं आया है। और क्योंकि आप समझ सकते हैं ये बीसी की बात चल रही है, बीसी और एडी, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू सेकेंड सेंचुरी एडी, इस दौरान की बात है। तो ये पिक्चर तब का नहीं है। अब देखिए, जो हमने अभी आपको बाकी पिक्चर्स दिखाई वो हैं उदयगिरी और खांडगिरी केव्स की। भुवनेश्वर में ये जो दो केव्स हैं इनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मस्ट सी हिस्टोरिकल प्लेस में कैटेगराइज किया है। यानी कि यदि आप ऐतिहासिक जगहों को देखने का शौक रखते हैं तो ये दो जगहें वो जगहें हैं जहां पे आपको अवश्य जाना चाहिए। अब आप देखिए, उदयगिरी और खांडगिरी केव में ये हमने कुछ पिक्चर्स यहाँ गूगल से ली हैं, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ लोग विजिट करने के लिए गए हुए हैं। ये तो इस तरीके से, और देखिए ये भी है, ये लोग विजिट कर रहे हैं। डस्टबिन भी रखी हुई, थोड़ा गार्डन जैसा व्यू यहाँ पे आ रहा है, और ये लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फ्लोर है, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्कूल या हॉस्टल हो या कॉलेज हो। अब ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पिक्चर, ये है तो उदयगिरी केव का ही, लेकिन ये इस टाइम पीरियड का नहीं है। मतलब ये चीज़ बाद में बनवाई गई थी, और ये माना जाता है कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे ये मूर्ति बनी थी। तो वराह अवतार की मूर्ति है ना, जब वो पृथ्वी को सेव कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने पृथ्वी माता को ले रखा है। और ये कोई सर्प है जिसने कि पृथ्वी को शायद कैप्चर कर लिया था, ऐसा कुछ। और ये है हाथी गुम्फा के। तो बात क्या है कि
अब जो ये उदयगिरी और खांडगिरी, उदय का मतलब क्या होता है? उदय का मतलब होता है सनराइज, और खांड का मतलब होता है टूटा हुआ। खांड का मतलब होता है टूटा हुआ। तो उदयगिरी हिल्स में लगभग 18 गुफाएं हैं, और जो खांडगिरी है, खांडगिरी में लगभग 15 हैं। अब इसमें से जो ये दोनों ही हिल्स हैं, यहाँ हाथी गुफा के अलावा और भी बहुत सारी गुफाएं हैं। जैसे कि एक रानी गुफा, ये उदयगिरी में है, जो अभी हमने दिखाया, डबल स्टोरी मोनेस्ट्री। तो ये सब के सब क्या है? ये जैन भिक्षुओं के रहने के स्थान हैं। ये जैन भिक्षुओं के रहने के स्थान हैं। तो रानी गुम्फा के अलावा हाथी गुम्फा तो हो ही गया मेन, जहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शन मिला है और जो सोर्स है, जो भी बातें हम कर रहे हैं उन सब का। इसके अलावा अनंत गुम्फा, गणेश गुम्फा, जय विजय गुम्फा, मंकापुरी गुम्फा, बाघ या व्याघ्र गुम्फा और सर्प गुम्फा, ये और भी गुफाएं हैं जो इसी हिल्स में हैं, यानी कि उदयगिरी और खांडगिरी में। और ये बात तो मैंने आपको बता ही दी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह को लिस्ट किया किस चीज में? मस्ट सी इंडियन हेरिटेज साइट में। अब हाथी गुम्फा जो केव है, हाथी गुम्फा केव, वो उदयगिरी की केव नंबर 14 है, और यहीं से हमें चेदी डायनेस्टी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसमें लगभग 17 लाइन्स हैं इंस्क्रिप्शन में। जो यहाँ पे पत्थर है जिसके ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसमें लाइन्स कितनी हैं? 17। लैंग्वेज क्या है इसकी? प्रकृति लैंग्वेज है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। और किसने इसको लिखवाया था? तो राजा खारवेल ने ही लिखवाया था। खारवेल ने ही इसको लिखवाया था। और इसमें ये बात आती है कि इन्होंने जो जैन साधु लोग हैं उनके लिए गांव दान दिया है, बिल्कुल वैसा ही जैसे सातवाहन में बताया था। इसमें यह भी बात आती है कि इन्होंने साउथ इंडिया जो किंगडम थे, जैसे कि चोल, चेर और पांड्य, इनको भी जीत लिया था। इनको भी जीत लिया था, ये बताया गया। और एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है कि ये भी बताया गया है कि जो पांड्य शासक थे, पांड्य शासक से गधे वाला हल इन्होंने चलवाया था। ये भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज आती है। और इसी इंस्क्रिप्शन में इनको राजश्री कहा गया है। ये एक टाइटल हो गया, राजश्री। और इसी इंस्क्रिप्शन में महाराज टाइटल भी इनको दिया गया है, महाराज। तो ये महाराज जो टाइटल है, ये सबसे पहले ऐसा कहते हैं कि इन्होंने ही यूज किया, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले महाराज टाइटल किसको दिया गया? तो हम कहेंगे खारवेल को दिया गया। अब बात क्या है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है, इसमें डेट नहीं है कि ये है कब का। ये जो इंस्क्रिप्शन है, इसमें डेट नहीं है कि ये कब का है, इसलिए इसके बारे में काफी स्पेकुलेशन रहता है। इसी वजह से हमने कहा कि चीजें ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है। अच्छा, इसकी कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है। और जैसा कि हमने बताया कि इसमें 17 लाइंस तो हैं, लेकिन सारी की सारी पढ़ी नहीं गई हैं, केवल 4 को ही पढ़ा जा सका है। और इन जितना भी पढ़ा गया है उससे ये पता चलता है कि जो खारवेल, जब ये बातें लिखी गई हैं तो खारवेल का उस टाइम तक 13 ईयर्स का रूल हो चुका था, 13 साल तक का रूल हो गया था। तो एटलीस्ट इतना तो है कि हाँ, उसने 13 साल तो रूल किया। और अब क्योंकि डेट तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो बातें लिखी हुई हैं, बाकी जो क्रॉस चेक करके पता किया गया, तो ऐसा लगता है कि ये 2nd सेंचुरी BC से लेकर के 1st सेंचुरी AD, इसके बीच में ही ये लिखवाया गया होगा। इसके अलावा ये भी जानकारी मिलती है कि खारवेल ने मगध के अगेंस्ट भी इसने बृहस्पति मित्र, उस टाइम पे रूलर थे मगध के, कैंपेन किया था। और वहां से एक तीर्थंकर है शीतलनाथ, उनकी मूर्ति ले आया था। अब ये बताया जाता है कि ये जो मूर्ति है, ये मगध के रूलर महापद्मानंद लगभग 3 शताब्दी पहले ले गए थे।
क्या बात है, फिर से देखिए। इसमें एक जानकारी और आती है कि खारवेल ने मगध के रूलर बृहस्पति मित्र इनके अगेंस्ट एक कैंपेन किया और वहां उनको हरा करके वहां से एक जैन मूर्ति ले आए तीर्थंकर की। और ये तीर्थंकर की मूर्ति पहले मगध में कौन ले गया था? तो महापद्मानंद ले गए थे। अच्छा, अब जो एरिया की बात करें, क्लियर कट तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो पुरी के आसपास का एरिया है, कटक हो गया, गंजम डिस्ट्रिक्ट हो गया और विशाखापत्तनम हो गया, यहां तक का संभवतः जो एरिया था वो कलिंग के अंडर में ही था। अब एक ये भी बात आती है कि जब इन्होंने पावरफुल हुए खारवेल, तो इन्होंने अपने आसपास के एरियाज पे अटैक करना स्टार्ट किया और मगध से ऐसा कहते हैं कि बहुत अपार धन लेकर के आए थे। जब मगध को इन्होंने जाकर के मगध के रूलर को हराया तो वहां से अपार धन लेकर के आए और उससे इन्होंने एक बड़ा टेम्पल बनवाया था। कहाँ? भुवनेश्वर में। ये बात आती है। अब जितनी बातें अब तक हमने आपको बताई उससे ये बात तो पता चलता है कि जो खारवेल थे वो कैसे किंग थे? एक वॉरियर किंग थे, यानी कि एक योद्धा शासक। और इसके बावजूद इन्होंने पूरा ध्यान लगाया किस पे? लोगों के कल्याण के लिए। यानी ऐसा नहीं था कि इनको केवल अपना एम्पायर ही बड़ा करना था, बल्कि इन्होंने लोगों के कल्याण के लिए भी कार्य किए। और जैसा कि बताया गया कि जैन धर्म के तो ये फॉलोवर ही थे, बहुत समर्पित उसके अनुयायी थे। और इन्होंने उदयगिरी, जो अभी हमने 2 हिल्स बताई, उसमें से इन्होंने उदयगिरी को तो विजिट भी किया था और वहीं पे जो जैन साधु हैं उनके साथ ये वहाँ उन्होंने समय व्यतीत किया था। और वहाँ पे हॉल भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है जहाँ पे कि रेसिडेंशियल रूम बने हैं और पिलर्स, काफ़ी बड़े बड़े पिलर्स, वो तो आपने पिक्चर में भी देख ही लिया। लेकिन इन सब के बावजूद इनको कट्टर नहीं कहा जा सकता है। जैसे हमने अशोक के लिए कहा था कि अशोक भी बौद्ध रिलीजन को मान रहे हैं लेकिन कट्टर नहीं है। इसी तरह से हमने गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए कहा कि वो बिल्कुल प्योर अनुयायी कहे जा सकते हैं, प्योर फॉलोअर कहे जा सकते हैं। किसके? ब्राह्मण रिलीजन के, लेकिन वो भी कट्टर नहीं है। तो इसी प्रकार से इनको भी कट्टर नहीं कहा जाएगा, फैनेटिक नहीं है ये, बल्कि ये सभी संप्रदायों को बराबर का सम्मान देते थे। हालांकि इनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो थोड़ा सा जैसी लिखी हुई हैं वो ज़्यादा कुछ प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो रूलर थे ये एक मिलिट्री रूलर थे और इनका जो कैलिबर है वो भी नॉर्मल रूलर से ज़्यादा था। अब एक बात आती है कि समुद्रगुप्त ने महेंद्र थे कौशल के, यानी यही कलिंग के ही बात चल रही, उनको हराया था। और उसके बाद इस डायनेस्टी का महामेघ वाहन डायनेस्टी यानी चेदी डायनेस्टी, इसको लगभग 4th सेंचुरी एडी पे यहाँ से कर दिया खत्म। और इस एरिया को अब किसने जीत दिया? गुप्त ने। तो हम देखिए पूरा रिलेट करिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य के बाद कौन कौन सी डायनेस्टीज एग्जिस्टेंस में आई। तो हमने इसकी 2 कैटेगरी की। एक हमने किया नेटिव रूलर्स की और दूसरी कैटेगरी बनाई थी फॉरेन रूलर्स की। अब नेटिव रूलर्स में हमने सबसे पहले सुंग की बात की, उसके बाद सातवाहन की बात की, शुंग, उसके बाद कर्ण की भी बात की है, फिर सातवाहन की बात की और अभी हमने चेटी डायनेस्टी की बात की। तो ये सब जो डायनेस्टीज हैं ये कब से कब तक की बात चल रही हैं? ये 200 BC से 300 AD तक, ये जो 500 साल हैं, इन 500 सालों पे ये जो 4 हमने अभी आपको डायनेस्टी बताई इनकी बात चल रही है। और फॉरेन डायनेस्टी में इंडो ग्रीक हो गए, उसके बाद सिथियंस हो गए, उसके बाद पर्थियंस हो गए और पर्थियन के बाद कुषाण हो गए। यानी कि हिंदी में कहें तो यवन हो गए, उसके बाद शक हो गए, उसके बाद पहलव हो गए और उसके बाद कुषाण हो गए।
इंडो ग्रीक, सिथियन, पहलवाज एंड कुशान। तो ये जो इधर की 4 हो गए और इधर की 4, टोटल 8 डायनेस्टी हैं। और ये 8 डायनेस्टी कम और ज़्यादा समय के लिए इन्हीं 500 सालों में अलग अलग एरिया में रूल कर रहे थे। और इन सब के बाद 319 से या 320 मान लीजिए, यहाँ से फिर नया डायनेस्टी स्टार्ट होगा। और क्या स्टार्ट होगा? गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी का जो एरिया है, ये जितनी भी अभी हम डायनेस्टीज देख रहे हैं, तो गुप्ता डायनेस्टी का जो एरिया है इनसे थोड़ा बड़ा है और एग्जैक्ट जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है पूरे को कवर करता है। हाँ, मौर्य जितना बड़ा नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि ये इंडिया है और हमने मौर्यों में जब बात की, तो मौर्यों का तो आज का जो इंडिया है उसको तो ले ही लीजिए, इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन सबको भी ले लीजिए, इतना, और बांग्लादेश, इतना पूरा एरिया तो काफ़ी बड़ा एरिया था। लेकिन गुप्तों का इतना बड़ा नहीं था। गुप्ता का जो एरिया है वो ऐसे लिया जा सकता है कि मान लीजिए ये इंडिया है और गुप्ता डायनेस्टी का जो एम्पायर है उसको इस तरीके से मान लीजिए ये। तो ये डिफरेंस है इसमें। तो चलिए अब एक बार फटाफट अभी तक हमने जो भी देखा उसको समराइज करते हैं। तो हमने बात स्टार्ट की थी कि जो ये चेटी डायनेस्टी है, इसके फाउंडर कौन? महामेघवाहन। चेटी डायनेस्टी के लिए और क्या एक नाम यूज किया जा सकता है? महामेघवाहन या चेदी डायनेस्टी या चेटा, ये 3 नाम हो गए। कैपिटल क्या है? सुक्तिमती। सोर्स क्या है? जो भी बात हम कर रहे हैं, भुवनेश्वर का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किसने बनवाया? खारवेल ने बनवाया। खारवेल किस रिलीजन के फॉलोअर थे? जैनिज्म के। और क्या हमारे पास कोई ऐसा सोर्स है जिससे पता चल जाए कि खारवेल और महामेघवाहन में, इन दोनों में क्या रिलेशन था? नहीं है। फिर इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये उदयगिरी और खांडगिरी के जो हिल्स हैं वहाँ की पिक्चर है। और वहाँ पे आप गुफाएं देख सकते हैं। ये भी वही है, रानी गुम्फा। ये देखिए डबल स्टोरी ये। और इसके अलावा यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं, जिसमें एक मूर्ति ये है जो कि बाद में बनवाई गई थी गुप्ता एरा में। और ये है प्रॉपर हाथी गुम्फा का एंट्रेंस, जहाँ हम अंदर जा करके हाथी गुम्फा का इंस्क्रिप्शन देख पाएंगे। फिर उसके बाद उदयगिरी और खांडगिरी का मतलब क्या है? तो उदय का मतलब सनराइज हिल होता है, ब्रोकन हिल का, खांडगिरी का मतलब ब्रोकन हिल होता है। उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं? तो 18 हैं। खांडगिरी में कितनी हैं? 15 हैं। बनवाया किसने था? खारवेल ने बनवाया था। और जो इसमें डबल स्टोरी मोनेस्ट्री बनवाई है वो कहाँ है? तो उदयगिरी की रानी गुम्फा। इसके अलावा और कौन कौन सी गुफाएं हैं? तो इसमें अनंत गुम्फा, गणेश गुम्फा, जय विजय गुफा, मंकपुरी, बाघ, सर्प, ये और भी अदर केव्स हैं। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको मस्ट सी इंडियन हेरिटेज डिक्लेयर किया है। हाथी गुम्फा जो है ये उदयगिरी का केव नंबर 14 है, केव नंबर 14। टोटल इस इंस्क्रिप्शन में, हाथी गुम्फा केव में एक इंस्क्रिप्शन मिला है, जिस इंस्क्रिप्शन में कितनी लाइन्स हैं? 17। लेकिन इनको पढ़ा कितने को जा सका है? लगभग 4 को। लैंग्वेज क्या है? प्रकृति। स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी। और इस स्क्रिप्ट में जो डोनेशन की बात आती है कि विलेज डोनेट कर दिए जाते थे, तो किन के लिए है? तो जैन मॉन्क्स के लिए है। और इसके अलावा इनकी जो जिन जिन एरियाज़ को इन्होंने कैप्चर किया था खारवेल ने, तो उसमें कौन कौन से नाम है? तो उसमें चोल, चेर और पांड्य, साउथ इंडियन किंगडम हो गए। और एक बात ये भी आती है कि जो पांड्य रूलर थे उनसे इन्होंने गधे वाला जो ये होता है अपना गधे के साथ इन्होंने उसको जोत करके हल चलवाया था। और इनके लिए कौन कौन से टाइटल्स आते हैं? तो एक राजश्री का आता है और एक महाराज का आता है। फिर इसके बाद इंस्क्रिप्शन का डेट क्या मेंशन है? नहीं, मेंशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जो अनुमान लगाया है वो कहाँ बैठता है? तो वो 2nd सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी AD, इसके बीच में माना जाता है कि ये इंस्क्रिप्शन लिखवाया गया होगा। और खारवेल के कितने ईयर्स रूल का इसमें डिटेल आता है? तो 13 ईयर्स का डिटेल आता है। इसके अलावा इन्होंने और कैंपेन कहाँ किया था? तो मगध के रूलर बृहस्पति मित्र के अगेंस्ट कैंपेन किया था। और वहाँ से क्या लाए थे? वहाँ से जैन तीर्थंकर की मूर्ति उठा लाए।
इसके पहले ये मूर्ति कौन लेके गया था? महापद्मानंद। इनका जो एरिया है क्लियर कट तो डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ऐसा मानते हैं कि पुरी, कटक, गंजम डिस्ट्रिक्ट, विशाखापत्तनम, ये सब कुछ जो कलिंग डायनेस्टी है उसके अंडर में ही था। फिर कलिंग ने, ऐसा माना जाता है कि मगध में जब अटैक किया था तो वहां से बहुत सारा इमेजरेबल मनी लेकर के आए थे, जिससे कि क्या बनवाया इन्होंने? भुवनेश्वर में टेम्पल। तो इनको अगर हम देखें कि भाई किंग का किस तरह के किंग थे, तो वॉरियर किंग थे। हालांकि इन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए भी पूरा ध्यान रखा। उदयगिरी विजिट किया था इन्होंने और जैन साधुस के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। और वहाँ बड़े बड़े पिलर में बड़े हॉल बने हुए हैं। फिर इनका रिलीजियस पॉलिसी कैसा था? तो फैनेटिक नहीं थे ये हर सेक्ट को, हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देते थे। इनकी जो अचीवमेंट्स हैं हालांकि थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर हैं, बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक मिलिट्री रूलर थे और इनका कैलिबर ग्रेट था। फिर समुद्रगुप्त ने फाइनली समुद्रगुप्त ने उस टाइम पे कलिंग में रूल कर रहे थे महेन को हरा करके महामेघवाहन डायनेस्टी का किया अंत, और 4th सेंचुरी एडी में अब बनता है एक नया एम्पायर, गुप्ता एम्पायर।